नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद सिब्यांश में। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है और पहले पार्ट के बाद की कहानी आगे इस प्रकार है। रात को सोने के बाद अगली सुबह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। शुभम भी थोड़ा अच्छे मूड में लग रहा था। आपकी नींद कैसी रही? मैंने उसे उत्तर दिया, बहुत अच्छी। हम दोनों ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और मैं उससे विदा लेकर करीब 9 बजे घर से निकल गया। मुझे दिन भर का काम ख़त्म करना था। फिर जैसे मैंने डायरी में लिखा था, दिन भर मेरी मीटिंग चलती रही। पूरे दिन में इतना बिजी था कि बाकी कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। करीब 1 बजे मैं थोड़ा फ्री हो गया तो टैक्सी लेकर मैं शुभम के घर पहुंचा। रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए बहुत नींद आ रही थी। आंखें बंद होने लगी थी। 5-10 मिनट तक इधर उधर बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। सोचा कि 4 बजे तक आराम से सोऊंगा। मैं कमरे में आया और जो खिड़की मैंने रात को खुली छोड़ी थी, सुबह शुभम ने उसे बंद कर दिया था। मैंने फिर से उस खिड़की को खोल दिया और कुछ देर तक बाहर देखता रहा। दोपहर की कड़कती तेज धूप में मैं ज़्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। वह रोशनी आंखों में चुभ रही थी। फिर मैं बेड पर लेट गया और करवटें बदल बदल कर जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। करीब 5 बजे शाम को मेरी नींद खुली। कुछ देर तक आलस्य के कारण मैं बस लेटा ही रहा। कुछ ऐसा था जो मुझे नोटिस करना चाहिए था और मैंने नहीं किया था। इसका संबंध इसी जगह से था, शुभम से, उसकी इस हवेली से। मैं अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास चला गया और कल रात की बात मुझे याद आ गई। मैं हैरान रह गया। मैं बार बार उसी हिस्से को देख रहा था क्योंकि अब वह मैदान खाली था। पुतले की लंबी आकृति जो कल रात हवा में लहराते हुए मैंने देखी थी, अब वह कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। पूरा मैदान सुनसान था। फिर सामने वीरान पड़े खेत को देखकर मैंने सोचा, यह खेत पुतला खड़ा करने के दिन नहीं है। सूखी मिट्टी में एक हरा पत्ता तक नहीं था। भला बंजर ज़मीन में कौन पुतला खड़ा करता है? मेरे मन में इस प्रकार के एक के बाद एक कई विचार आ गए। शुभम की कहानी, यहाँ के गांव वालों का डर, शुभम का खिड़कियां बंद रखना और कल रात में जब यहाँ आया था तब भी उसने 2 से 3 बार पूछा। ऊपर की मंजिल का हमेशा बंद रहना, शुभम का किसी चीज़ से डरे हुए रहना, और अब उस डर को मैं भी महसूस कर पा रहा था। मैंने फिर वही सोचा कि मुझे यहाँ थोड़ी ना रहना है। कल शाम तक हूँ यहाँ, फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। शुभम की आवाज़ से मैं थोड़ा चौंक गया। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि हवेली के पीछे की यह ज़मीन किसकी है? शुभम ने बताया कि मैं याद करके बताता हूँ। उसने काफ़ी देर तक सोचने के बाद बोला कि यह ज़मीन किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, 7 या 8 साल पहले यह ज़मीन एक हाउसिंग सोसाइटी ने खरीद ली थी, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या यह ज़मीन किसी किसान को दी गई है, क्योंकि वहाँ हल चलाने के निशान हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी सुना था कि 2-3 साल पहले किसी किसान ने इस ज़मीन को लिया था, पर वहाँ पर कुछ खेती बाड़ी नहीं हो पाई। तब से यह हिस्सा बंजर पड़ा हुआ है। शुभम ने मेरे चेहरे को देखा और फिर कहा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उससे कुछ बताने वाला था, लेकिन मैंने फिर अपने आप को रोका
कुर्सी से उठते हुए मैंने उससे कहा, कुछ नहीं, गांव के आसपास ज़्यादातर ऐसी बंजर ज़मीनें दिखाई नहीं देती, बस इसीलिए पूछ रहा था। मैंने उससे अपने बीती हुई रात के अनुभव के बारे में नहीं बताया। शायद मैंने सोचा कि जिस बात के बारे में मैं भी ठीक से नहीं जानता हूँ, उसके बारे में उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। शायद मेरी बातें सुनकर वह और भी डर जाएगा। मैं तो बस 2 से 3 दिन का मेहमान हूँ। कपड़े बदलते समय मेरी नज़र बार बार बाहर जा रही थी, उस खुले मैदान को देख रही थी। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी रात 8:30 बजे, इसीलिए मैं शाम को घर से बाहर चला गया और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं वापस हवेली जाने के लिए निकला। लेकिन सच कहूँ तो वह दूसरी रात शुभम की हवेली में बिताने की मुझे कोई ख़ास इच्छा नहीं थी। हम दोनों की दोस्ती भी इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वापस आ गया। मुझे शक होने लगा था कि उस हवेली में आसपास कुछ तो अजीब बात है। जो कुछ भी है वह प्राकृतिक नहीं है। जब मैं वापस आया तो बंगले का आधा हिस्सा आज भी रोशन था और आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, खास करके ऊपर के कमरों का हिस्सा। मैं कुछ देर तक दरवाजे पर इंतज़ार करता रहा। एक पल सोचने के बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के बिल्कुल करीब से अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? शुभम की आवाज़ थी। वो भी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मैंने कहा, मैं मोहित हूँ। मेरा नाम सुनने के बाद शुभम ने दरवाज़ा खोला। उस पल उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा जो उसे इतना पसीना आ रहा था? रुमाल से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट सुनी, फिर बहुत देर तक तुम्हारी आवाज़ नहीं आई तो लगा कि कोई और होगा। मैंने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मैं तो बस बाहर खड़ा होकर आसपास देख रहा था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे शुभम को देखकर हैरानी हो रही थी। वह इस खाली हवेली में आधी अधूरी रोशनी कर रात रात भर अकेला बैठा रहता है। बाहर से आने वाली छोटी से छोटी आवाज़ पर ध्यान देता है। उसे किस बात का डर है? इस वक्त भी उसे गेट से दरवाजे तक आती हुई कदमों की आहट सुनाई दी और वह दरवाजे तक आकर रुक गई। पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर क्या खड़ा है और वह इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था। फिर उसने उस बात को टाल दिया और कहा कि खाना तैयार है, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों मेज़ पर बैठ गए और मेज़ पर बैठते हुए कहा, शुभम, वैसे मेरा यहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया है, इसलिए मुझे कल यहाँ से निकलना होगा। तुमने जो भी मेरा आतिथ्य किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बाहरी कमरे में बैठे तब उसने अचानक कहा, क्या तुम सच में जाने वाले हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे कल ही निकल जाना चाहिए था, बहुत ज़रूरी काम बाकी है। तो उसने कहा, मुझे लगा कि तुम कुछ दिन और रुकोगे। मैंने सोचा कि कुछ पूछने के लिए यही सही समय है और मैंने तुरंत कहा, शुभम, मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। मैं तुम्हारी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शुभम कुछ देर तक चुप रहा। मुझे लगा कि वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत थकी हुई थी और वह बहुत हताश लग रहा था। उसने कहा कि मोहित, कुछ वक्त तक मुझे लगता था कि मेरे नौकर झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन अब मैं खुद उनके जैसा हो गया हूँ। मुझे इस पूरी हवेली से डर लगता है। ऊपर की मंजिलों पर मैं महीनों महीनों तक नहीं जाता हूँ। वह कमरे मेरे चाचा के हैं, मतलब थे, लेकिन नीचे भी मैं डर डर के रहता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं किससे डरता हूँ, तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। मुझे उसकी ये बातें अजीब लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर कहा, तुम्हें जो डर लगता है उसका कोई आधार तो होगा। तुमने यहाँ कुछ तो अनुभव किया होगा। उसने कहा कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि रात में लाइट बुझाने के बाद मेरी हिम्मत हो। मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है जिससे तुम डरते हो? और मेरी ये बात सुनकर वह किसी टूटी हुई इमारत की तरह ढह गया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहना शुरू किया, जो कोई सुनना चाहता है वह सुन ले। हाँ, यह हवेली भूतिया है। हर रात यह हवेली भूतिया हो जाती है। हवेली के आसपास कुछ मंडराता है। कोई साया है जो हवेली के अंदर आने की कोशिश करता है। उसकी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर आंगन में आहट सुनाई देती है। यह बातें करते करते वह थक गया। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और उस पल मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, तुम यह घर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? इस बात को सुनकर वह थोड़ा शांत हो गया। कैसे छोड़ दूँ? मेरा इस हवेली का हक भी चला जाएगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है? नहीं, उसने थोड़ा गुस्से से कहा। यही तो वह चाहते हैं, यही उनका बदला है। उन्होंने अपनी बाकी सारी कमाई दान कर दी है। इस घर के अलावा उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वह जान चुके थे कि मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं इस घर से बंधा हुआ हूँ और यही उनका बदला है। वह अब भी मुझसे बदला ले रहे हैं। तो मैंने कहा, पर अगर तुमने शादी की होती तो शायद। उसने मुझे टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे खुश रहने देंगे? मुझे नहीं लगता। शुभम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पूरी तरह से होश में था। अपने साथ किसी और को इस खाई में नहीं धकेलना चाहता था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने किसी तरह से उसे समझाया, शांत किया और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। शुभम अकेला उस रोशनी वाले हॉल में बैठा रहा। मैं कमरे में आ गया, कपड़े बदलने और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। तब मैंने खिड़की खोली और मैं हैरान रह गया। सामने खुले मैदान में एक लकड़ी का पुतला खड़ा है। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। दिमाग को एक झटका सा लगा, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। शायद ये वैसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन मेरी नज़र सामने सफ़ेद चेहरे की आकृति पर टिकी थी, जो लकड़ी की ऊंची ऊंची टांगों पर हिल रहा था। हवा के साथ साथ उस पर चढ़ा फटा पुराना कपड़ा भी फड़फड़ा रहा था। और उसे देखते हुए मेरे मन में विचार आया। मेरे लिए जैसे ये एक चुनौती थी, जैसे यह मेरे विश्वास, साहस और तर्क की परीक्षा है। एक ही रास्ता था कि मुझे खुद बाहर जाकर देखना होगा। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं खुद जाकर देख नहीं आता। पर कैसे? खिड़की से मैं आसानी से उतर सकता हूँ, लेकिन घर में शुभम भी तो है। अगर वह अचानक मेरे कमरे में आ गया और उसे मैं यहाँ नहीं मिला, तो वो और भी ज़्यादा डर जाएगा। कमरे को अंदर से बंद करना होगा। उस कांपती थरथराती आकृति पर एक नज़र डालते हुए
मैं अंदर की ओर मुड़ा, बहुत धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर वापस खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। उस पल का एहसास बहुत अजीब था। कुछ पल के लिए लगा जैसे सब कुछ मेरे चारों ओर घूम रहा है और अगले ही पल सब कुछ एकदम से रुक गया। किसी फोटो की तरह वह पुतला स्थिर हो गया। मेरे सामने खाली सुनसान खेत था। इसमें कुछ भी नहीं था, कोई पत्ता, कोई लकड़ी, दूर दूर तक नहीं। बस दूर दूर तक फैली हुई बंजर ज़मीन थी। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट में इतना ही। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कहानी का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।